अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम अपना कोर्स की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं वो है इस्लामिक फाइनेंस। फर्स्ट लेक्चर हमारा इस्लामिक फाइनेंस का, जिसके अंदर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे इस्लामिक फाइनेंस क्या होता है, इसकी हिस्ट्री क्या है और ये कहाँ से आया है। तो विदाउट टाइम वेस्ट हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज इस्लामिक फाइनेंस? इस्लामिक फाइनेंस क्या होता है? इस्लामिक फाइनेंस ये है कि सबसे पहले ये इस्लामिक बैंक्स से स्टार्ट होता है, जिसमें हमारे पास इस्लामिक बैंक आते हैं जो हमारे पास स्टार्ट हुए थे 1974 से। सबसे पहले 1974 से इस्लामिक बैंक स्टार्ट हुआ था इजिप्ट के अंदर, और ये इजिप्ट के अंदर फर्स्ट इस्लामिक बैंक था जिसका नाम था नसीर सोशल बैंक। ये किस चीज़ को फॉलो करता था? ये इस्लामिक डेवलपमेंट को फॉलो करता था कि अपने अपने इस्लाम को लेकर चलना है बैंक्स के अंदर, और वो कैसे करना है। 1975 के अंदर इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक बना था, जिसने तमाम पूरे पूरे ग्लोबली वर्ल्ड पे तकरीबन 600 इस्लामिक बैंक्स जो हैं वो बनाए थे। जब उस दौर के अंदर तकरीबन 600 इस्लामिक बैंक्स जो हैं वो पूरे ग्लोबली इस्लामिक बैंक्स डेवलप किए गए थे, लेकिन अब के दौर में अगर हम देखते हैं तो नियर अबाउट 1000+ बैंक्स जो हैं इस्लामिक डेवलप हो चुके हैं। लेकिन इस्लामिक बैंक्स जो है वो क्यों बनाया गया, इसका स्टार्ट करने का मकसद क्या था? बिकॉज हमारे पास दूसरे बैंक्स भी हैं जो कन्वेंशनल बैंक जिन्हें हम कहते हैं, तो फिर हमने इस्लामिक बैंक क्यों स्टार्ट किया? तो इस्लामिक बैंक हमने इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि ये हमारे पास फोकस करता है किसके ऊपर? इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग के ऊपर, यानी कि सूद से पाक बैंक। अब हमारे पास डिफरेंस क्या है इन दोनों बैंक्स में? तो हम ये देखते हैं कि डिफरेंस, मेन चीज़ इस्लामिक बैंक और कन्वेंशनल बैंक में क्या है। तो कन्वेंशनल बैंक जो काम करती है वो करती है इंटरेस्ट बेस पे, यानी सूद के ऊपर काम करती है, और सूद हमारे इस्लाम में क्या है? हराम है। और इस्लामिक बैंक जो है वो काम करती है इंटरेस्ट फ्री। इंटरेस्ट को हम इस्लामिक लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? रिबा भी बोलते हैं, यानी रिबा फ्री वर्क करती है। अब इस्लामिक बैंक जो है उसका मेन मोटिव क्या है, मतलब किस प्रोस्पेक्ट्स के ऊपर ये काम करती है, कौन सी ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जिसके ऊपर इस्लामिक बैंक बेस करता है। और कन्वेंशनल बैंक, तो हम देखते हैं कि कन्वेंशनल बैंक जो है वो मनी के ऊपर काम करता है, यानी पैसे के ऊपर पैसा जनरेट करता है। और इस्लामिक बैंक जो इस्लामिक सिस्टम है वो कमोडिटीज़ पे काम करता है, यानी कि चीज़ों के ज़रिए, यानी तिजारत के ज़रिए, बिजनेस के ज़रिए, इसके ज़रिए पैसा जनरेट करता है। तो इस्लामिक बैंक जो है वो इंटरेस्ट फ्री यानी सूद के बगैर काम करता है। तो इसको कॉस्ट मैनेज करने के लिए जो ये सारी जो इस्लामिक सिस्टम है ये क्या काम करता है? एक तो इंटरेस्ट फ्री बैंक है, दूसरा जो छोटे इंटरप्रनोर्स होते हैं यानी छोटे लेवल के बिजनेस होते हैं उनको उनका बिजनेस स्टार्ट करने में हेल्प आउट करता है कि कैसे आपने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। तो इस्लामिक फाइनेंशियल फ्रेमवर्क की बात करें कि इस्लामिक फाइनेंस का जो फ्रेमवर्क है वो बेसिकली किन एलिमेंट्स पे बेस करता है, जो ये हमारे पास इस्लामिक फाइनेंस कहलाता है। इसका कोई ना कोई बेस तो होगा। अब जैसे कि एक हम कोई भी बिल्डिंग लेते हैं तो उसकी कोई ना कोई बुनियाद तो होगी, कि मतलब बुनियाद होगी तभी एक पूरी बिल्डिंग बनेगी। तो उसके बेसिक एलिमेंट्स क्या हैं? तो हमारे पास शरिया के बेसिक एलिमेंट जो हैं वो ये है कि इस्लामिक फाइनेंस जो है वो बेस करती है शरीयत पे, शरीयत यानी इस्लामिक लॉज पे, जो हमें कहती है कि हमें रिबा से क्या करना है, यानी सूद से बचना है। रिबा क्या होता है? हमारे पास सूद है, हमें क्या करना है? हमें सूद से बचना है। और हमें जो है गर्रार से बचना है। गर्रार क्या होती है? गर्रार होती है किसी भी किस्म की अनसर्टेनिटी, यानी कि हम किसी भी किस्म का अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हाँ ये चीज़ ऐसे होगी और ये चीज़ ऐसे होगी। ये जो अंदाज़ा लगाना होता है ये क्या होता है? ये हमारे पास होता है गरार होता है। अब उसके बाद वो कहता है कि एंड परमिट रिस्क शेयरिंग, और रिस्क शेयरिंग को जो है हमने परमिट, इजाज़त दी गई है। हमें क्या करना है? रिस्क शेयर करना है, रिस्क सेव नहीं करना। यहाँ पे हमें डिफरेंस मालूम होना चाहिए। अभी जो हमने बात की रिबा की और गर्रार की, तो रिबा और गर्रार जो हैं ये किस चीज़ पे बेस करते हैं? ये दो बेसिकली चीज़ें हैं जिनको हम डिटेल से आगे डिस्कस करेंगे। और जो हमें इस्लाम जो है वो किस चीज़ का फोकस करता है? वो कहता है हमें रिस्क शेयरिंग करना है, रिस्क सेविंग नहीं करना। अब इसमें क्या फ़र्क है रिस्क शेयरिंग और रिस्क सेविंग में? तो रिस्क शेयरिंग का मतलब ये होता है कि अगर आपको 10% प्रॉफिट हो रहा है तो आपको प्रॉफिट मिलेगा 10%, और अगर आपको लॉस हो रहा है तो आपको 10% भी लॉस मिलेगा। लेकिन रिस्क सेविंग में ये होता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मिलता है, आप लॉस बेयर नहीं करते हो। तो हमें किसके ऊपर फोकस करना है? इस्लाम कहता है रिस्क शेयरिंग पे फोकस करना है।
तो इसका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या है कि वो कहता है मनी जो हैज़ नो इनहेरिटेड वैल्यू, मनी की अपनी कोई वैल्यू नहीं है। एक पेपर की अपनी क्या वैल्यू हो सकती है? एक पेपर की कोई वैल्यू नहीं है। उस पेपर पे जो मौजूद चीज़ है उस वॉट की उसको हम वॉटनेस करते हैं, उसको हम एज अ वॉट ही कंसिडर करते हैं। अब आप अपने जो रजिस्टर है, कॉपी है, उसमें से कोई भी पेज फाड़ कर उसके ऊपर अगर आप नोट टाइप डिज़ाइन करेंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन उस पेपर की अपनी वैल्यू बनाई गई है एज अ मनी कंसिडर कर। तो कहते हैं शरिया जो है वो आपकी इन्वेस्टमेंट करती है, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करती है शरिया, लेकिन किन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करती है? जिसकी ऑनरशिप जो है टेंजिबली आपके हाथ में मौजूद होती है, जिसकी ऑनरशिप आपके पास होती है, उसके लिए शरिया काम करती है, उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट करती है। और इसका मैकेनिज़्म क्या होता है? वही पेमेंट हर चीज़ का मैकेनिज़्म होता है। अब कहते हैं शरीयत लॉ क्या होता है? अब शरिया लॉ कहाँ से आया? मेन चीज़ हमने बेसिकली यहाँ पर जो भी पीछे पढ़ा कि फ्रेमवर्क जो है वो एलिमेंट्स शरिया के ऊपर बेस करते हैं, तो आखिरकार शरिया लॉ बना कहाँ से? ये लॉ भी तो कहीं से बना होगा। तो हमने ये देखना है ये लॉ जो है वो बेस करता है जस्टिस पे, हर एक को इंसाफ मिले, फेयरनेस पे बेस करता है, मोरालिटी के ऊपर बेस करता है। तो ये सारी चीज़ें हमें किस तरफ ले जाती हैं? पूरी हमारी इस्लामिक वे ऑफ लाइफ, पूरी इस्लामी ज़िंदगी की तरफ ले जाती हैं। शरिया हमें गाइड करता है कि हमने एज अ मुस्लिम अपनी लाइफ कैसे गुजारनी है, कैसे हमने इस्लाम को साथ लेकर चलना है और बैंकिंग सिस्टम भी साथ करना है। तो शरिया कहाँ से डेवलपमेंट हुआ है? मेन चीज़ तो शरिया डेवलप किया गया है हमारा किसके ज़रिए? शरिया स्कॉलर्स के ज़रिए। वो शरिया स्कॉलर्स कौन होते हैं? एक शरिया स्कॉलर जो है एक टीम होती है जिसके अंदर बहुत सारे शरिया के लोग जो है शामिल होते हैं। शरिया में बहुत सारे फ़िक्के के लोग शामिल होते हैं, जिसमें शाफ़ई फ़िक्का, हनफी, हम्बली, मालिक, सिया, जितने भी फ़िक्के हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, एक एक पर्सन उनका हेड बैठा होता है और उसके बाद उन सब की मुशावरत से, उनके सब के मशवरे से जो है एक लॉ बनाया जाता है। और ये लॉ तकरीबन जो इस्लामिक अब इम्प्लीमेंट हो रही है तकरीबन 1000 साल पहले बनाए गए थे और इस्लाम के आने के 400 साल बाद। तो जब ये 1000 साल बाद बनाए गए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अब चेंज हो गई हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो उस वक़्त नहीं थी अब हो गई हैं। तो वो उन सब को कंसिडर करके दायरे में करके उनको हम रिफ़ाइन करते हैं, उनको री एग्ज़ामाइन करते हैं चीज़ों को और उसके बाद फिर उनको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। तो अब जो रीसेंट बोर्ड है वो किसके ऊपर बेस कर रहा है शरिया का? उसके वो स्टडी करता है फ़िक्का अल मामलात, यानी जो मामलात चल रहे हैं उन मामलात को ज़ेरे गौर रखते हुए कि रीसेंट बिजनेस डीलिंग कैसे हो रही है, उन सब को लेते हुए ये शरिया लॉ जो है वो बनाया जाता है कि हमें किस चीज़ की परमिशन है और किस चीज़ से हमें एक्सेप्शनल केसेस से बचना चाहिए। ये शरीयत लॉ उस पे बेस करता है। अब शरीयत लॉ की हमें बेसिक चीज़ पता चल गई कि ये कौन बनाता है, किसने बनाया है, लेकिन किसने कहाँ से बनाया है, ये चीज़ अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो रिसेंटली इस्लामिक स्कॉलर्स ने जो है बहुत सारी चीज़ों का एग्जामाइन किया और एग्जामाइन करने के बाद उन्हें ये पता चला कि बहुत सारी न्यू इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास आ गई हैं। अब देखा जाए तो पहले इस्लामिक बैंकिंग होती थी और बैंकिंग दूसरी बैंकिंग होती थी, कन्वेंशनल बैंकिंग होती थी। इतना इल्म हमें और आपको किसी को नहीं था कि ये दोनों बैंक्स में क्या डिफरेंस है, लेकिन शरीयत के आने के बाद शरिया ने हमें बताया कि क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस नहीं है। उन डिफरेंस को होल्डिंग करते हुए हमारे पास डिफरेंट सिचुएशंस सामने आई हैं, तो उन सिचुएशंस को हैंडल करना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वो किस बेस पे हम हैंडल करेंगे? शरीयत लॉ की ओरिजिनेट, कि शरीयत लॉ जब कहाँ से आई है वहीं से ही जो चीज़ जहाँ से आई होती है उस बेसिक चीज़ से ही उसका हल भी मिलता है। जैसे कि हम कहते हैं ना कि पुरानी दीवारें अपने अंदर राज रखती हैं, इसी तरह बिल्कुल ऐसा ही है कि जहाँ से बेसिक ओरिजिनेट आई होती है वो जगह बताती है कि हमें किस चीज़ को कैसे करना है। हर चीज़ का हल उसी के अंदर मौजूद होता है। जैसे कि कुरान मजीद में है ना कि हर मुश्किल के साथ आसानी है, तो उस आसानी साथ ही होती है, बस हमें ढूंढने की ज़रूरत होती है। जिसमें हमारे पास ये है कि शरीयत ला बेस करता है कुरान पाक के ऊपर, हमारे पास सुन्नतें हैं, हमारे पास आप सल्लम की सुन्नतें मौजूद हैं, उन सुन्नत पे बेस करता है, इजमा पे बेस करता है, कियास पे बेस करता है और इज्तिहाद पे बेस करता है। अब इज्तिहाद पे बेस करता है। अब मेन चीज़ ये है कि ये वर्ड्स तो हमने पहली बार सुने हैं, कुरान पाक तो यकीनन सब ने सुना है, सुन्नत भी सब ने सुनी है, लेकिन इजमा, कियास और इज्तिहाद क्या है? अब बेसिकली इजमा जो होता है ये होता है कि इसके ऊपर तमाम लोग जो मतलब सारे जो आप सल्लम के दौर में तमाम सहाबा जो थे वो जिस बात पे एग्री हो जाते थे, तमाम एग्री हो जाते थे, तो मतलब एक जमात बैठती थी और उस बात पे एग्री हो जाती थी, तो उसको हमने किस चीज़ का नाम दिया? इजमा का नाम दिया। और नेक्स्ट हमारे पास होता है कियास। ये कियास क्या चीज़ है? कियास बेसिकली ये चीज़ है कि जो नई प्रॉब्लम आ जाती है, अब जैसे कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, इस चीज़ को हमने सॉल्व करने के लिए क्या चीज़ बनाई? कियास बनाई।
अब वो किस तरह से बनाई, जैसे कि आप सल्लम के दौर में पहले घोड़े हुआ करते थे और अब के दौर में जैसे गाड़ियाँ वगैरह आ गई हैं। तो इन नई किस्म की प्रॉब्लम्स, नई किस्म के सवालात को हल करने के लिए जो कमेटी, जो चीज़ बनाई गई, वो किससे ओरिजिनेट की गई? कियास से की गई। अब इस तरह हमारे पास नेक्स्ट था इज्तिहाज। इज्तिहाज क्या होता है? इज्तिहाद जो है वो बेसिकली बेस करता है सजेशंस के ऊपर, कि अगर कोई चीज़ हमें नहीं पता, जिसका हमें हल जो है हम कुरान पाक से नहीं ढूंढ पा रहे हैं, सुन्नत से हमें नहीं मिल रहा है, तो हमें वो किसके ऊपर बेस करनी है? इज्तिहाद पे बेस करनी है। अगर हम पुराने दौर में जाते हैं तो यमन के जो बादशाह थे हज़रत मास बिन जबल उन्होंने जो थे ना, वहाँ के हाकिम थे, तो उन्होंने कहा कि अब हर चीज़ का हल तो हमें नहीं मिल सकता। तो कैसे नहीं मिल सकता? क्योंकि हमारी अकल वहाँ तक नहीं पहुँच सकती, क्योंकि कुरान मजीद में हर चीज़ का हल मौजूद है, लेकिन हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। तो उन्होंने कहा कि अगर आप किसी चीज़ का हल अगर आपको ना मिले तो आप कहाँ से लेंगे? उन्होंने कहा कुरान पाक से लूँगा। उनका अगर वहाँ से ना मिले तो उनका सुन्नत से लूँगा। और उनका अगर आपको वहाँ से भी ना मिले तो उन्होंने कहा तो फिर मैं अपने जहन से, मतलब खुद उसकी राय बनाकर फिर करूँगा, क्योंकि कुरान मजीद में हर चीज़ का इल्म है। तो उन्होंने कहा लेकिन अगर तुम ना पाओ तो, यानी कि अगर तुम कुरान मजीद में ना पाओ, अदरवाइज कुरान मजीद में हर चीज़ का हल है, अगर तुम ना पाओ तो फिर कहाँ से लोगे? तो उन्होंने कहा मैं अपनी सजेशन से, यानी राया से मिलकर फिर जो है उस बात का हल निकालूंगा। तो ये चीज़ हमारे पास क्या आती है? इज्तिहाद आती है। बेसिकली आपको ये बात समझ में आ गई होगी, अगर नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? प्रोहिबिशन इन इस्लामिक फाइनेंशियल सिस्टम, कि इस्लामिक फाइनेंशियल सिस्टम में किन चीज़ों से बचने का कहा है। सबसे पहले मेन चीज़ क्या है हमारे पास? सूद। हमें इससे बचना है। सूद जो है भाई बहुत हराम है। कुरानी मजीद के अंदर भी इसका बार बार जिक्र आया है कि सूदखोरों से बचना चाहिए, सूद से बचना चाहिए। इसी तरह बुखारी मुस्लिम के अंदर जो है उनका 7 चीज़ों से बचना चाहिए। 7 चीज़ों से बचना चाहिए। सबसे पहले शिर्क से बचना चाहिए, हमें जादू से बचना चाहिए, कत्ल करने को अल्लाह ताला ने बहुत हराम करार दिया गया है, और सूद। कुरान मजीद में जो 7 चीज़ें हैं ना, उनमें से एक चीज़ सूद भी है। और दूसरा यतीम का माल बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, बहुत सख्त गुनाह है। कुफर से जिहाद करने के बारे में, और उसके अलावा किसी पे बहुतान इल्ज़ाम लगाने पे, इसके ऊपर जो इनसे मना किया है, जिनमें मना किया ना, उसमें हमारे पास क्या आता है? सूद भी आता है। तो हमें सूद से बचना है। सूदखोरी बहुत ज़्यादा जो है वो हराम करार है, इस सूदखोरी से हमें बहुत बचना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? शॉर्ट सेल। शॉर्ट सेल क्या होती है? इसको मैं आपको सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो ये फ्यूचर सेलिंग होती है, जिसकी ओनरशिप आपके पास नहीं होती। फॉर एग्जांपल, आपने किसी से बाइक ले लिया और उसे कहा कि भाई मैं आपको 2 महीने बाद आपकी बाइक वापस कर दूंगा, तो वो पोजीशन आपके पास नहीं है। आपने क्या किया? उस बाइक को बेचा, उसके पैसे आए, उसके अंदर से आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, और बिजनेस के पास से जो आपका प्रॉफिट बना, और आपने उसको वो बाइक वापस कर दी। ठीक है, शॉर्ट सेलिंग, क्योंकि वो आपकी मलकियत नहीं थी। नेक्स्ट हमारे पास आता है मोनोपली, यानी कि हमें क्या करना है? मोनोपली किसी भी किस्म की क्रिएट नहीं करनी, कि अपने हिसाब से पैसा नहीं लगाना, अपने हिसाब से जो है वो नहीं चलाना। मोनोपली जो होती है, ये होता है कि एक चीज़ जो है एक पर्सन अपना दादागिरी बनाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? अनफेयर एंड इनजस्टिस कॉन्टैक्ट नहीं करने, अनलॉफुल एंड अनएथिकल ट्रेड्स नहीं करनी, मनी ट्रेडिंग नहीं करनी। वो किस तरह से करनी है ये भी हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। मनी ट्रेडिंग क्या होती है, ट्रेडिंग किस तरह हमने करनी है, कौन सी ट्रेडिंग हलाल है, कौन सी ट्रेडिंग हराम है। गैम्बलिंग नहीं करनी। गैम्बलिंग क्या होती है? गैम्बलिंग होती है जुआ। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो ये जुआ है, यानी जो तरीके से हम ये सट्टाबाजी जिसे आप बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, वो लगाना, जुआ खेलना, ये बहुत सख्त हराम है। हमें इन चीज़ों से बचना है। गर्रार, अनसर्टेनिटी, वही अंदाज़ा लगाना, ये चीज़ ऐसे हो सकता है। स्पेकुलेशन करना, डिसेप्शन करना, यानी अनसर्टेनिटी हो जाए, अचानक से वो चीज़ आ जाना, उस चीज़ का अंदाज़ा आप पहले से लगा कर बैठ जाते हैं, उस चीज़ को अंदाज़ा कर लेते हैं आप, तो आपके पास अल्लाह ताला ने हुक्म ही नहीं दिया कि आप फ्यूचर प्रिडिक्ट करें, आप फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो वो गर्रार करना, अनसर्टेनिटी करना, ये भी इस्लाम में क्या है? हराम। व्हाट मेक इस्लामिक फाइनेंस अ ग्लोबल सिस्टम? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस्लामिक फाइनेंस जो है वो ग्लोबल सिस्टम में कैसे आ गया। मतलब अगर हम मुसलमान हैं, हमारा मुस्लिम कंट्री है, तो ये पूरे ग्लोबल सिस्टम में इस्लामिक फाइनेंस क्यों फैल गया?
क्योंकि इस्लाम की बेस मजबूत है। इस्लाम बेस करता है रिस्क शेयरिंग के ऊपर। इस्लाम सबको बराबर के हकूक़ देता है। वो कहता है आपने प्रॉफिट भी शेयर करना है, आपने लॉस भी शेयर करना है। इसलिए ये पूरे ग्लोबल सिस्टम पे आया है। शरिया एक्सप्लेन करती है कि इसकी एथिकल कॉन्सेप्ट यही है कि मनी एंड कैपिटल यूज़, कि मनी को सिर्फ और सिर्फ एक मीडियम के तौर पर यूज़ किया जाए। इट्स नॉट अ कमोडिटी, ये कोई कमोडिटी नहीं है, ये एक मीडियम है। अब जैसे कि पुराने ज़माने में ये होता था कि लोग चीज़ों के बदले चीज़ें ले लेते थे, तो उस वक्त का मीडियम क्या था? वो चीज़ें थी। और आज का मीडियम मनी है, बस इतना ही फ़र्क है। और उस वक्त ये था कि चीज़ों के बदले चीज़ें लेना, गुड्स एक्सचेंज विद गुड्स था, बार्टर सिस्टम था। आज के ज़माने में पैसे उसकी जगह दे दिए जाते हैं। तो बस ये एक मीडियम है, लेन देन का ज़रिया है। लेकिन हमें इन लेन देन के ज़रिए में भी किन चीज़ों से बचना है, वो कुरान हमें, इस्लामिक बातें हमें बताती हैं। इस्लामिक फ़ाइनेंस हमें समझाती है कि हमें रिबा से बचना है। हमें जो इन ऐसे टूल्स, ऐसी चीज़ें हैं यूज़ करनी है जो हमें रिबा से बचा सकें, वो जो हमें अवॉइड कर सकें रिबा से। तो ये टूल्स, ये चीज़ें हम कहाँ से सीखेंगे? हम इस्लामिक फ़ाइनेंस से सीखेंगे। द प्रोहिबिशन ऑफ गर्रार, हमें अनसर्टेनिटी से बचना है कि हमें किसी भी किस्म की जो है ऐसी ट्रांजैक्शन करनी है जिसमें ट्रांसपेरेंट हो, फ्री फ्रॉम डिसेप्शन हो, फ्री फ्रॉम रिबा हो। ये सारा सिस्टम हमें किधर से पता चलेगा? हमारे इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पता लगेगा, जब हम इस्लामिक फाइनेंस को पढ़ेंगे और समझेंगे कि इसमें क्या फ़र्क है। सच एज सकूक इशुएंस। सकूक क्या होता है? सकूक इन नॉर्मल सिंपल लैंग्वेज बॉन्ड होता है। बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड होता है जो हम लेते हैं और देते हैं। सकूक इस्लामिक लैंग्वेज में सकूक बॉन्ड को ही कहते हैं। हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे इसको भी, क्योंकि अभी हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो हमें हर एक चीज़ का पता होना चाहिए क्या चीज़ क्या है, क्या रिलेशनशिप है बिटवीन रिस्क एंड प्रॉफिट में। ये भी सब कुछ ये सिस्टम हमें बताता है कि क्या प्रॉफिट है, कैसे बनाना है, कैसे नहीं बनाना है। अगर रिस्क है तो प्रॉफिट कैसे जनरेट करना है, हमें क्या करना है प्रॉफिट मेकिंग करते हुए। किसी भी किस्म का रिबा से बचना है, गर्रार से बचना है। बेसिकली इंट्रोडक्शन। तो इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम जो है, ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि शरीयत के रूल के ऊपर बेस करता है। इसकी एक्टिविटीज़ किसके ऊपर है? शरीयत रूल के ऊपर है। शरीयत रूल हमने पढ़े हैं जो किस पे बेस कर रहे हैं? कुरान पे पढ़ कर रहे हैं, सुन्नत पे कर रहे हैं, इजमा पे कर रहे हैं, कियास पे कर रहे हैं और इज्तिहाद पे कर रहे हैं। इन सब के ऊपर बेस करें और हमें इसी के साथ चलना है। हम इस लाइन से, ट्रैक से हट कर नहीं जा सकते। इस्लाम ने कुछ बाउंड्रीज दी हैं, हमें उस बाउंड्रीज में रह के करना है। हमें क्या करना है? हमें रिबा से बचना है। हमें किससे बचना है? रिबा से बचना है, जिसमें ट्रांजैक्शंस जो हैं कन्वेंशनल बैंकिंग की इंक्लूड हैं। तो हमें ये देखना है कि कन्वेंशनल बैंकिंग में रिबा मौजूद है और हमें रिबा से क्या करना है। हमें ऐसी इस्लामिक सिस्टम लेकर आना है बैंकिंग सिस्टम का जो क्या है? फ्री फ्रॉम रिबा। जो हमें कुरान पाक बार बार कहता है कि हमें सूद से बचना है और हमें उसी के ऊपर अपनी बेसिक चीज़, अपनी बुनियाद उसी पर लेकर चलनी है कि हमें सूद से बचना है। इस्टेब्लिश फॉर द सेक ऑफ उम्मा, ये किसके लिए बनाया गया? अपनी उम्मत के लिए बनाया गया है, ताकि हम जो है ये रिबा से, सूद से बच सकें। हमारे पास कोई ज़रिया हो जिस तरह से हम सूद से बचें। अब इसकी ओरिजिनल और हिस्टोरिकल की बात को डिस्कस करते हैं कि हिस्टोरिक्स ये कहाँ से शुरू हुआ है, कहाँ से नहीं। तो बेसिक फंक्शन जो है इस्लामिक डेवलपमेंट बैंकिंग का, इसका काम क्या था कि हमें कैसे लोन लेना है, कि हम कैपिटल्स के ज़रिए किस तरह से इसका लोन लें। हमें जो है फाइनेंशियल असिस्टेंट क्या है, कौन कौन से मेंबर जो है इस्लामिक डेवलपमेंट बैंकिंग में शामिल हैं, उन मेंबर्स को देखना है हमने कि ये बैंक जो है इस्लामिक डेवलपमेंट, वो अपने मेंबर्स के लिए क्या काम कर रहा है। ये कैसे फ़ंड्स को जो है, स्पेशली अपने फ़ंड्स को किस तरह से मैनेज करना। ये सारा इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम का अपना सिस्टम है कि जो किसके ऊपर बेस कर रहा है? शरिया कंपैटिबल मोड्स के ऊपर बेस कर रहा है। अब नया वर्ड आ गया हमारे पास, क्या आया है? शरिया कंपैटिबल मोड्स। ये मोड्स क्या होते हैं? ये मोड्स भी हम आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे अपने आगे आने वाले लेक्चर्स में कि मोड्स कौन कौन से हैं हमारे पास, किन किन ज़रिए से, मतलब कौन कौन से मोड हैं। अब जैसे कि हम नॉर्मल लैंग्वेज में देखें तो आने जाने ट्रैवलिंग के लिए कौन कौन से मोड्स हैं? हमारे पास कार है, हमारे पास बाइक है, हमारे पास ट्रेन है, हमारे पास बसेस हैं। तो वो मोड कौन कौन से हैं? इस तरह शरिया के भी बहुत सारे मोड्स हैं जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब ये शरिया जो है अगर इस्लामिक बेस कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि फ़ॉरेन ट्रेड पे फोकस नहीं करता है, बिल्कुल फ़ॉरेन ट्रेड पे अपनी फोकस करता है, अपने मेंबर्स जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ डील करता है। अब इस्लामिक फ़ाइनेंस की अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो ये 1960 से हमारे पास इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम जो है वो चलता आ रहा है। बहुत पुराने दौर से शुरू आ रहा है, ये आ रहा है आप सल्लम के दौर से। इसके अंदर एक्टिविटीज़ होती थी जब मक्का के अंदर तजारत की जाती थी। और
हमारे पास ये तजारत ऐसे ही की जाती थी मक्का और मदीना में। तो इसकी बेस हमारे पास इस तरह है कि मक्का से मदीना इसके रूट बनते थे और तजारत होती थी। सबसे पहले हमारे पास कौन सा आता है? अर्ली इरा आता है, मिडल इरा आता है और मॉडर्न इरा आता है। तो सबसे पहले हम इन इराज को डिस्कस करते हैं कि 3 ज़माने कौन से रहे हैं। सबसे पहला ज़माना खुलफा राशिदीन का ज़माना था, जब खुलफा खलीफा थे हमारे पास। फिर उसके बाद हमारे पास आ गया जब उस्मानिया एम्पायर, यानी उस्मानिया एम्पायर की जो है जब वो फॉल डाउन हुई थी, तब हमारे पास आता है। और अगला एरा जो है वो मॉडर्न इस्लामिक बैंकिंग में आता है। तो ये जो इस्लामिक बैंकिंग है ना, ये पुराने ज़माने से ही चलती आ रही है, लेकिन अब नाम इसको इस्लामिक बैंकिंग का दिया गया है। उस वक़्त आप सल्लम के ज़माने में चलता आ रहा था, खुलफा राशिदीन इस्लामिक वे से करते थे, तब कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। लेकिन अब जब से कन्वेंशनल चीज़ें आई हैं, मतलब यानी सूद हमारे पास इंक्लूड हुआ है, तब से जो है ये डिफरेंस आया है कि इस्लामिक बैंकिंग क्या है, कन्वेंशनल बैंकिंग क्या है। क्योंकि आप सल्लम के ज़माने से ये बैंकिंग सिस्टम तो चलता आ रहा है। ऐसा नहीं है कि आप सल्लम के दौर में ट्रांजेक्शन्स नहीं होती थी, लोगों को पैसे नहीं दिए जाते थे। उस वक़्त भी पार्टनरशिप होती थी, तो उस वक़्त भी पार्टनरशिप को हम शराकत का नाम देते थे। यानी उस वक़्त प्रॉफ़िट एंड लॉस शेयरिंग होती थी, डायरेक्ट यही होती थी, सेविंग नहीं होती थी, इसलिए कोई डिफरेंस नहीं पता लगता था। उस वक़्त कर्ज़े हँसना दिया जाता था, अब जो है बेनेवोलेंट फ़ंड होता है। बस फ़र्क इतना, अब सालिम जो है कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है इस्लामिक बेस में, वहाँ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है। यानी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट भी पढ़ेंगे हम, क्या होता है हमारे पास कि हमने आगे जाना है। अगर हम सपोज़ करते हैं कि हमने फ़ॉरेन कंट्री जाना है और आज हम डॉलर्स परचेज़ कर लेते हैं, तो कितने पैसों के पड़ेंगे, तो वो सारी ये हमारे पास जो होती है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, सेल्स पे बेस करते हैं। सारफ क्या होता है? यानी एक्सचेंज ऑफ मनी, यानी गोल्ड फॉर गोल्ड, सिल्वर फॉर सिल्वर, एट सेम थिंग। वो जो एक जैसी होमोजीनियस चीज़ों पे हम एक्सचेंज करते हैं वो होती है इजारा। इजारा बेसिकली लीजिंग को कहते हैं। आपने सुना होगा कि बैंक्स कार देते हैं। वो क्या सिस्टम होता है? वो जो पूरा इस्लामिक बैंक जो कार देता है, जिस सिस्टम से देता है, उसे हम क्या कहते हैं? इजारा कहते हैं। यानी कि उस कार को आप जिस तरह से परचेज़ करते हैं, एक एक करके आपका शेयर आपके पास आता है, फिर एक टाइम पे आपके पास पूरी मलकियत आ जाती है। वो हमारे पास लीजिंग सिस्टम, यानी पहले रेंटिंग बेस्ड कार जैसे आती है हमारे पास, और फिर हमारे पास उसकी पोजेसन आ जाती है, वो सब हमारे पास क्या कहलाता है? इजारा कहलाता है। तो आप सल्लम के ज़माने से तब भी ट्रेड इन्वॉल्व था, मक्का से सीरिया तक जाता था और सीरिया से मक्का तक आता था। इस तरह ट्रेडिशनल बेसिस एक्टिविटीज़ होती थी। लेकिन अर्ली इरा की बात करें तो आप सल्लम के ज़माने में मेन हब कौन सा था? मेन डिवाइन कौन सा था? तजारत का कौन सा मेन हिस्सा था? कौन सा सिटी था? मक्का। मक्का वॉज अ सिटी ऑफ ट्रेड। मक्का सिटी ऑफ ट्रेड था, मक्का से तजारत होती थी। ये उसकी मेन बुनियाद थी, मेन पॉइंट था जहाँ से तजारत होती थी। यहाँ से रूट बनकर इस्लामिक जाते थे। सेफ कीपिंग, कोई जो है किसी की चीज़ों में इंटरफेयर नहीं करता था। सारी एक्टिविटीज़ होती थी और वो सारी एक्टिविटीज़ जो थी वो शरिया रूल के मुताबिक थी। कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं थी जो अगेंस्ट की जाती थी शरिया रूल के। अब जैसे ही इस्लाम आता गया, इस्लाम ने हमें बताया कि हमें किससे बचना है, हमें रिबा से बचना है, हमें सूदखोरी से बचना है। इस चीज़ से हमें बचने के बारे में इस्लाम ने कहा है। और ये कैसे बचना है, ये सारी चीज़ें हमारे पास शरीयत रूल के अंदर बताई गई हैं कि हमें कैसे बचना है, कुरान मजीद के और सुन्नत वगैरह के तरीके से बचना है। मिडल ईरा की बात करते हैं तो वो खलीफा जो है उस्मानिया का दौर था। जब से मिडल ईरा हमारे पास शुरू हुआ, बैंकिंग एक्टिविटीज़ उस वक़्त जो है स्टार्ट हो गई। प्रॉपर तौर पर बैंकिंग सिस्टम का एक्टिविटीज़ हमारे पास स्टार्ट होने लग गई। इस्लामिक एम्पायर जैसे ही फॉल हुई हमारे पास, ये खलीफा राशिदीन का दौर के बाद उस्मानिया दौर में, तो फिर रोम एम्पायर थी, ये भी फॉल डाउन हो गई। ये हम रोम एम्पायर के बारे में तकरीबन हम अपने इंटरनेशनल रिलेशनशिप करंट अफेयर्स के अंदर पढ़ते हैं कि रोम एम्पायर कैसे फॉल डाउन हुई। और इसके अलावा ये तमाम इकनॉमिक एक्टिविटीज़ जो थी मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर की जाती थी, जिसके अंदर ये बताया जाता था कि हमें इन सूद से, इन रिबा से, इस करार से, इन सारी चीज़ों से कैसे बचना है। यही दौर हमारे पास 12th सेंचुरीज़ के अंदर आगे चलता गया और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता तमाम इस्लामिक कंट्रीज़ के अंदर फैलता चला गया कि हमें तिजारत कैसे करनी है। और यही इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम जो था वो उस वक़्त फ़ेल हो गया था, क्योंकि उस वक़्त इस्लाम अभी नया नया आया था, लोगों को इतनी चीज़ों का नहीं पता था।
तो ये आहिस्ता आहिस्ता वक्त जैसे जैसे बढ़ता चला गया, अर्ली इरा से मिडल इरा के अंदर आया और फिर उसके बाद मॉडर्न इरा के अंदर आया, तब इस्लामिक बैंक सिस्टम बना जिसके अंदर फतवे वगैरह दिए गए, जिसके अंदर तमाम उलमा लोग शामिल हुए और उन्होंने इसको कैसे इशू किया, वही बात के मामलात, तमाम मामलात को देखते हुए, उन तमाम चीज़ों को देखते हुए कुरान और सुन्नत के साथ वो चीज़ें बनाई गई और जिसके अंदर रिबा की क्या इन्वॉल्वमेंट है वो इन्वॉल्वमेंट भी शो की गई। नेक्स्ट हमारे पास क्या आया, मॉडर्न इरा आ गया। अब जब मॉडर्न इरा आया तब विथ खैबर सेविंग बैंक बनाया गया। कहाँ बनाया गया, वो इजिप्ट में बनाया गया। अब जब वो इजिप्ट में बनाया गया, इस बैंकिंग सर्विस स्टार्ट हुई, पहले पहले तो इसके अंदर क्या चीज़ें थी, ये डिपॉजिट करता था, लोन देता था, इक्विटी पार्टिसिपेशन थी, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी एंड सोशल सर्विसेज करता था। सोशल सर्विसेज यही होती हैं जो आप और देखते हैं कि बैंक जाते हैं, ये चेक वगैरह सिस्टम, ये सारा कुछ सोशल सर्विसेज है। ये हमें गाइडलाइन वगैरह देना, लोगों को लोन देना, ये सारा कुछ सोशल सर्विस में भी आता है। ये लेकिन किसके ऊपर बेस करने लगा, ऐसा ऐसा शरीयत प्रिंसिपल के ऊपर बेस करने लगा। किंग फैसल बिन अब्दुल अजीज़ अल साउद जिन्होंने इस्टेब्लिश किया था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ यानी OIC, इन्होंने बनाया था, जिसके अंदर मुस्लिम कंट्रीज सारे इन्वॉल्व थे, इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम इन्वॉल्व था, जिसके अंदर हमें ये बताया था कि हमें कैसे इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम को लेकर चलना है और हमें सारे ऑपरेशन जो हैं वो कैसे करने हैं, इंटरेस्ट फ्री ऑपरेशन करने हैं जिसके अंदर इंटरेस्ट शामिल ना हो। अब बेसिकली इस चीज़ के ऑपरेशंस आहिस्ता आहिस्ता किसके ऊपर होने लगे, इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग सिस्टम आ गया, जो पूरे मुल्क के, पूरी दुनिया के लोगों, मुस्लिम स्कॉलर्स ने मिले और उन्होंने मिलकर ये सिस्टम बनाया, रिबा फ्री यानी फ्री इंटरेस्ट फ्री सिस्टम। अब ये इंटरेस्ट फ्री सिस्टम जब बना तब हमें जाकर ये पता लगा कि हमारे कंट्री के अंदर भी इस्लामिक सिस्टम एग्जिस्ट करता है और वो क्या है, इस्लामिक बैंकिंग का सिस्टम है। अब जब पूरी दुनिया के अंदर ये इस्लामिक बैंकिंग का सिस्टम आ गया तब हमें पता लगा कि इस्लामिक बैंकिंग में और कन्वेंशनल बैंकिंग में भी फ़र्क है, कि इसमें इंटरेस्ट से काम होता है, किसमें इंटरेस्ट फ्री काम होता है। ये सब कुछ हमने आज डिटेल से पढ़ा है कि इस्लामिक फ़ाइनेंस कहाँ है, क्या है, किसके ऊपर बेस करती है और किसके ऊपर बेस नहीं करती। हमने आज जो डिस्कस किया है इस्लामिक फ़ाइनेंस को डिस्कस किया है, हमने शरीयत लॉ को डिस्कस किया है, इसकी हिस्ट्री को और डिटेल से डिस्कस किया है हमने कि ये क्या चीज़ें होती हैं। ये तीनों इराज हमने डिस्कस किए हैं। कोई भी क्यूरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।